जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और हमें आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि इस वक्त इंडिया में हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच आलिया जी फॉर इनवाइटिंग मी। कैसी हैं आप? खैरियत? जी, डॉक्टर साहब, क्योंकि आप इस वक्त दिल्ली में पहुंच चुके हैं, आपने बड़ा एक लंबा टूर आपका इंडिया का इस वक्त चल रहा है, हमें बताइएगा कि कुछ विजिट की भी बात दिल्ली में, लेकिन आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आप उस वक्त दिल्ली में हैं जब दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कहा जा रहा है कि इस वक्त इंडिया में हो रहा है। इंडिया का इलेक्शन सर, 970 मिलियन वोटर्स और इसके अंदर 10 लाख के करीब कहा जा रहा है कि जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, करोड़ों लोग ऐसे कि जो उसके अंदर अमला काम करेगा इस जी दौरान। जी और फिर ये जी। तकरीबन 1 महीने तक आप समझ लें, क्योंकि 4 जून को जाकर फिर इसके बाद अनाउंस होगी काउंटिंग वगैरह सारा। तो डॉक्टर साहब, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को? नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि एक तो इतना एलेबरेट इलेक्शन है ये। हाँ जी। जी और महीने से ज्यादा ये टाइम भी लग जाता है, लेकिन अ, जो भी इसका रिजल्ट फिर फाइनल निकलता है वो सब मान लेते हैं। ठीक है। तो जी ये किसी इलेक्शन की कामयाबी यही है कि सिस्टम में भी लोगों को यकीन है, और जो उसके रिजल्ट्स भी हैं उसको भी वो काबिल कबूल समझते हैं। तो वाकई दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इलेक्शन के एतबार से तो इंडिया ही है। और जब से उन्होंने ये इंस्टीट्यूट किया है उसमें सिर्फ 75 में एक डिसरप्शन हुई थी जब इमरजेंसी लगाई गई, वरना इलेक्शंस का सिस्टम चलता ही रहा है। मुझे याद है 1996 में सबसे पहले बीजेपी को मौका मिला था हुकूमत बनाने का, और जनाब वाजपेयी साहब जो हैं वो कोशिश करते रहे, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी कि वो कोalition पार्टनर्स मिल जाएं, उनको नहीं मिले। तो 13वें या पता नहीं 17वें दिन उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स एंड वी डू नॉट हैव द नंबर्स विथ अस, बस। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। बाद में फिर वो जब जीत के आए 2014 में और अब 19 में, तो उसकी बात एक बिल्कुल और है। तो एक बहुत बड़ा इलेक्शन है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है, और अ, वो अपना स्मूथली ही होगा। फिलहाल तो अभी ये और सर, शुरू हुआ पूरी है दुनिया काम। के सर पूरी दुनिया के लोग वहां पर मौजूद हैं इसको कवर करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, बड़ी ठीक तादाद है। लोग। जी। अच्छा, नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जी उनकी एक वीडियो इस वक्त बड़ी वायरल हो रही है। उसमें उन्होंने बाकायदा नाम लेके पाकिस्तान के हवाले से भी बात की, और उन्होंने जो बात की वो ये कहा कि एक तो ये कि जो दहशतगर्द है उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो अगर सरहद पार है तो वो महफूज रहेगा, उसको सरहद पार भी महफूज जो है वो नहीं रहना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो दहशतगर्द होता है, उसका जो है कोई, वो जिस तरीके से जो चाहता है करता है, तो फिर उसको जवाब भी उसी तरीके से देना देना चाहिए कि भई उसके ऊपर ये जी। ना होना चाहिए, फिर जैसा जवाब बनता है वैसा ही जवाब भी होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसमें बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया है, जो उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। तो ये दहशतगर्दी के हवाले से एक मर्तबा फिर उन्होंने ये बात की, और ये उस सिचुएशन उस दौरान आई है कि जब आपको पता है कि कितने ये बात की जा रही है कि जनाब अब पाकिस्तान के अंदर ऐसी हलाकतें हो रही हैं और जो दहशतगर्द हैं, बल्कि अभी मैं आपको जानते ही होंगे कि जो सरबजीत सिंह, उनका जो कातिल, वो यानी तांबा उसका नाम, सरफराज, आमिर सरफराज, अभी 2 दिन पहले लाहौर में जो है वो कत्ल किया गया उसको। तो डॉक्टर साहब, ये दहशतगर्दी की बात दोबारा से दोहराई गई है, कैसे, इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? देखे, जब इन्होंने टेररिज्म इंडिया में करवाई है, कई साल करवाते रहे, उनके पार्लियामेंट पे भी चले गए। हाँ जी। और अ, वो जो है 26 नवंबर 2008 की बात तो सारी दुनिया जानती है। इससे पहले बॉम्बे के अंदर इन्होंने एक ट्रेन के ऊपर जो बेचारे लोग, यानी वो जा रहे होते हैं काम के ऊपर, वहां पे भी अपना ये रखा बम, और 173 पीपल वर किल्ड। इसके अलावा दिल्ली में इन्होंने किया, महाराष्ट्र के अंदर किया,
हर जगह पे ये इस किस्म की दहशतगर्दी करते रहे। उस जमाने की जो हुकूमत थी वो पुराने वो तर्ज का सोच था कि नहीं, वी शुड हैव द मॉरल हाई ग्राउंड ऑन आवर साइड, और इनको डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट किया जाए, दुनिया को समझाया जाए, देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है। उस जमाने में पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका का बगल बच्चा बना हुआ था, तो वो जो चाहते थे कर लेते थे। अब दुनिया गई है बदल। जयशंकर represents the new way of thinking of the Indian government. राइट और रॉन्ग इस पे मैं बहस करने को तैयार नहीं, लेकिन अगर आप जाके किसी मुल्क में टेररिज्म करते हैं तो वो मुल्क जैसे भी, अगर चाहे वो, अगर उसके पास कुवत है, कैपेसिटी है, तो वो परसू करेगा। आफ्टर ऑल हमारे एबटाबाद से ही तो उसामा बिन लादेन को ये मार के लेके गए और सारी हमारी जो थी मिलिट्री हक्का बक्का रह गई। हाँ, वो आए यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के जरिए करके अपना काम सरे चले गए, तो क्यों क्या कर सके हम? कुछ नहीं। इंडिया फील्स के अब वो इस पोजीशन में है कि अगर उसके मुल्क में आके कोई टेररिज्म करता है तो वो उसको परसू करेंगे। सो आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट। वंस अगेन ये प्रॉब्लम मेरे लिए हो जाता है। आई हैव टू एक्सप्लेन कि इंडिया में देयर इज अ चेंज इन थिंकिंग। मैं खुद अमन का, आई बिलीव इन पीस, आई बिलीव इन फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग, लेकिन इंडिया ने एक करके देख लिया है ना कई दफा। वाजपेयी साहब को इन्होंने जब आए तो वो कर दिया कारगिल, नरेंद्र मोदी आए पठानकोट कर दिया, तो इंडिया में भी कभी तो रिएक्शन होना था। एंड व्हाट जयशंकर इज सेइंग नाउ इज द वे द इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग। और जैसे आप कहते हैं कि अभी एक जो पुराना टेररिस्ट है उसको किसी ने मार दिया है, तो मे बी दिस इज पार्ट ऑफ दैट। ये लॉ, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है नहीं है, यू कैन ऑलवेज डिस्कस, क्योंकि अंडर इंटरनेशनल लॉ all states have the right to defend their sovereignty and their people. उसको किस तरह कौन अप्लाई करता है वो एक और बात है। अमेरिका तो नहीं छोड़ता किसी को जो उनके जो होते हैं सिटीजन्स उनके ऊपर कोई अटैक करता है। सो इंडिया नाउ फील्स इट कैन डू इट, एंड तो ये ठीक है। थ्रेट मुझे समझ तो आती है। आई विश हालात ऐसे ना होते और कोई अच्छी बात हम कर सकते दोनों तरफ से। ठीक है लेकिन जी, जी समझ, ठीक है। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सर आपसे बात नहीं हो सकी ईरान के जो सिलसिला है उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। सर अब जी ईरान ने जब कर दिया हमला, वो सब हो गया, जी तो ईरान अब ये कह रहा है कि मैंने जो करना था कर दिया, अब ये कंक्लूड हो गया, अब मैं और कुछ नहीं करना चाहता। जी। जबकि इजराइल अब ये कह रहा है कि इसका तो जवाब दिया जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि जब एक मुल्क हमला जाहिर है कर दिया उसने, उसके बाद अगर इजराइल की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता तो वो उसके लिए बड़ा मसला है। तो ये सर अब जब जवाब दिया जाएगा और अगर वो ईरान जितना भी हुआ तो इजराइल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या ऐसा होगा कि ईरान को भी कोई तबाही नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपको ऐसा लगता है? सबसे पहले तो इजराइलियों ने 2 टारगेट करके ईरानी जो हैं उनके सीनियर बंदे मारे हैं, तो दैट इज इजराइली है। ईरान की अब ये अपनी जजमेंट है कि हम इसका जवाब दें या ना दें। पहले भी उन्होंने किया है इजराइलियों ने। इजराइली जो है वो टेररिज्म इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जो कई फलस्तीनी मारे, तो ये उनकी पॉलिसी पहले से ही है। अब क्या वो इसका जवाब वो ही देंगे जो कैबिनेट ने फैसला किया है, या कोशिश की जाएगी कि इसको एस्केलेट ना किया जाए? अगले वाले दिनों में इसका पता लग जाएगा। लेकिन अगर इजराइल अटैक करता है तो फिर एक रीजनल जंग की तरफ ये शक्ल बनती जाएगी ना। ये शुरू तो 7 अक्टूबर को हुई। उसके बाद जो इजराइल ने जुल्म किया है गाजा के लोगों पे, वो सब दुनिया को समझ आ गई हुई है। ठीक है, ये वही यूरोपियंस हैं जिन्होंने पहले यहूदियों को कत्ल होने दिया हिटलर के जरिए, कुछ नहीं किया, उनको पनाह भी नहीं दी। अब जब वो कर रहे हैं तो अब उनको खुली छुट्टी दी हुई है। सो दिस इज अ वेरी सैड पार्ट ऑफ द
वो जो ऑटोमन एम्पायर की डिस्ट्रक्शन हुई थी उसकी लॉजिक आज तक चल रही है। जिस तरह 47 की पार्टीशन या ग्रेस करके गए तो आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी अभी तक वही मंतिक चल रही है। कब ये जाके खत्म होगी मुझे पता नहीं, बट आई होप कि ये एस्केलेशन ना हो। लेकिन ठीक है इसराइल ने ये ईरानियों पे अटैक जो किया था, ये मैंने एक खबर जी, सर पढ़ी है दमास्कस में सर बनाई। उनकी एम्बेसी पे उन्होंने किया था ना, तो वो जी जी वो ये कहते नहीं किया था, लेकिन वो जो ईरान कह रहा है वो कह रहा है हमने उसी का बदला लिया है। तो वो लेकिन ये इज़राइल कह रहा है कि हम अब इसका जवाब देंगे। अच्छा सर, इसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि ये बात सामने आ रही है कि जो सऊदी अरेबिया और यूएई हैं, उन्होंने भी इज़राइल को हेल्प किया है, ईरान को नहीं किया। तो आपको ये लगता है कि ये जंग जो आपने कहा कि होती है, तो फिर क्या अरब, ये तो बड़ी वो बात है, मतलब मुस्लिम उम्मा और अरब्स जो हैं वो ईरान के बजाय जो है वो इज़राइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं? नहीं, जैसे मुझे समझ आई है, यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने तो ऐलान किया था कि हम अपनी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं करने देंगे अमेरिका को टू लॉन्च अ वॉर ऑन ईरान। मैंने तो ये बयान पढ़ा है, आपने पता नहीं सर क्या ये। जी, वो आया, लेकिन जी, बिल्कुल उन्होंने ये कहा था, लेकिन उन्होंने ये जब ईरान का अटैक हुआ है, तो उस दौरान जिन कंट्रीज ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल की है, जो कि इंटरसेप्ट किया है, उसमें जॉर्डन है, जिसने कि इंटरसेप्ट किया है अपनी इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ, और जो ईरान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे थे। इसी तरीके से जो अब खबर आ रही है वो ये है कि जो सऊदी अरेबिया है, उसने भी अपनी एयर स्पेस ओपन की थी ताकि उनको इंटरसेप्ट अगर करना चाहे कोई इनमें से कंट्री जो कि इजराइल के साथ खड़े थे वो कर लें, और उन्होंने किया। तो वो ठीक है, ये उम्मा वाली तो बात वैसे ही नॉनसेंस है हम्म कि टेररिज्म नहीं करवाते रहे। कई सौ हजार लोग तो पाकिस्तान में ही मारे गए थे। ये उम्मा इज अ डिसेप्टिव, इट्स अ डिलूजनरी कॉन्सेप्ट। पर्शियंस की और अरबों की तो सदियों से नहीं बनी। हम्म और ये ईरान का शिया होना जो है वो अरबों के सुन्नी इस्लाम के खिलाफ भी एक एक उनकी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है। तो ये कहना कि ये उम्मा है, ये सॉल अ जोक व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। ईरान इराक वॉर के अंदर 1.5 मिलियन मुस्लिम्स वर किल्ड, तो उम्मा कहाँ थी? अभी यमन के अंदर जो जंग हो रही थी, कितने लाख यमनी मार दिए हैं ये सऊदीज और ये ईरान की प्रॉक्सी वॉर की जगह पे। हम्म सो आई डोंट बिलीव, आई हैव नेवर फॉर अ मोमेंट बिलीव्ड इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा। ये तो पाकिस्तानी बेवकूफ हैं जो इस किस्म के कॉन्सेप्ट लिए फिरते हैं। नोबडी टेक्स देम सीरियसली। वो अपनी स्टेट के मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। राइट और रॉन्ग इज अ डिफरेंट मैटर। ठीक। क्योंकि सर वो जब जॉर्डन ने किया तो सोशल मीडिया पे, बल्कि जो जमात इस्लामी के वो सेनेटर मुश्ताक हैं, उन्होंने ये उनकी तस्वीर पे जॉर्डन के किंग जो हैं उनकी तस्वीर पे लिख दिया गद्दार इब्ने गद्दार। तो उसके ऊपर फिर काफी लोगों ने ये किया कि एक कंट्री जो है जिससे आपका कोई झगड़ा नहीं है, आप उनको इस तरह कहेंगे तो उसके साथ भी झगड़ा होगा, आप इसके बीच में ना पड़े। जमात इस्लामी और ये खुद अमेरिका के पाले हुए लोग हैं, मुझे पता है। इन्होंने अफगान जिहाद के अंदर सब ने माल बनाया है भाई। तो इनके बयान देने जो हैं वो लोकल पॉलिटिक्स के लिए हैं। ये सब हम्म वन वे और अनदर अमेरिका यूज करता रहा है सेकुलरिज्म को और सोशलिज्म को रोकने के लिए। ये जमात इस्लामी पेश पेश थी पाकिस्तान के अंदर जब उधर मूव हुई है। आई एम विटनेस टू ऑल दैट। हम्म तो ये जमात इस्लामी इस किस्म के बयान दे के दे मीन नथिंग टू मी। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस लौटते हैं सर। आपका ये विजिट दिल्ली में जो है वो आपकी क्या मीटिंग्स, किताब के हवाले से कोई लेक्चर्स, क्या आप बताइएगा हमें थोड़ी। मैं 4 दिन का 4 लेक्चर दे के आया हूँ ईस्ट पंजाब में। एक चंडीगढ़ में था, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये जिना, द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द गैरिजन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तीनों को कनेक्ट किया गया। फिर लुधियाना टू लाहौर एक डिस्कशन हुई लुधियाना के अंदर, जिसमें फिर मैंने, और फिर खन्ना वहां पे एक बड़ा मंडी है, वहां पे थी द शेर शाह मर्ग रोड, यानी द ग्रैंड ट्रंक रोड। वहां पे हमने रेजोल्यूशन पास किया कि इंडिया और पाकिस्तान अपना ट्रेड शुरू करें
और ये सेंट्रल एशिया तक गुड्स आने का जो सिलसिला पुराना है उसको रिवाइव किया जाए, इसमें सबका भला है। और चौथी मेरी एक यहाँ पे थे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर सिंह रावी, उनको टेररिस्टों ने या खालिस्तानियों ने 19 मई 1989 को कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो इस किस्म की कम्युनलिज्म टेररिज्म के खिलाफ थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप उनके ये मेमोरियल लेक्चर आप डिलीवर करें। तो ये हो गया पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। और खन्ना में था प्रोफेसर तरशम भाइया, वो सारी उम्र ये अपना प्राइवेट कॉलेजेस में इधर जो स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जितनी भी सहूलतें हो सकती हैं, और वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी कम्युनल फोर्स थे। तो ये दोनों जो मुझे मेमोरियल लेक्चर्स का मौका मिला, उससे मुझे खुद फीलिंग हुई कि मेरा अपना जो सेकुलर कमिटमेंट है उसको लोगों ने माना कि आप ही आके इन दो शख्सियतों के मुतालिक बात कर सकते हैं। सो ये हुआ। इससे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरे 2 लेक्चर हुए, भरा हुआ था हॉल दोनों दफा, एक गैरिजन स्टेट पे और यही पार्टीशन के ऊपर। इस तरह ही देहरादून में हुआ था, वहां पे था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को दोस्ती की तरफ कैसे लाया जाए। इस तरह हैदराबाद दक्कन के अंदर सिकंदराबाद में गुरुस्वामी एक इंस्टीट्यूट है बहुत प्रेस्टिजियस, वहां पे मेरा ये अपना था कि क्या पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज गुड और बैड फॉर इंडिया। उस पे भी बड़ी जबरदस्त वो सब वीडियोस आ जाएंगी। और इस तरह करते करते दिल्ली के अंदर मेरी कई टॉक्स हो चुकी हुई हैं। अब मैंने कहा 2 दिन मैं हूं, नो टॉक्स, आई वांट टू रिलैक्स एंड देन लीव्स दिल्ली ऑन द 18th ऑफ अप्रैल। तो बहुत भरपूर रहा है। यहाँ JNU में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी मेरा लेक्चर हुआ, यहाँ पे सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस एंड प्रैक्टिस वालों के वहां भी हुआ, जहाँ पे इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं शिव शंकर मेनन, जो लाहौर पाकिस्तान में पोस्टेड भी रहे हैं, उनके साथ he was in conversation for me. So I have received a lot of friendly, warm, good, hospitality, welcome in all over India. वैसे हम शहर के लिए ऊटी पहाड़ी भी गए, मसूरी भी गए, देहरादून भी गए, तो बहुत कुछ देख भी लिया। मिलिया ने भी मेरे साथ साथ ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली। So it's been a जबरदस्त very successful, as always, visit to India. सर, यू आर ऑलवेज वेलकम एवरीवेयर। मैंने तो खुद देखा है एंड आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, और हम इंतजार करेंगे डॉक्टर साहब आपकी ये वीडियोस का, क्योंकि पिक्चर्स तो हम देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी लेक्चर्स की वीडियोस जो हैं वो आप अपने यूट्यूब पे तो आप अपलोड नहीं करते, लेकिन आप अपने जहां फेसबुक जहां पर भी करेंगे तो उसका जरूर इंतजार रहेगा। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखें, जी और बॉस। 18th के बाद होपफुली आई शुड बी इन स्टॉकहोम, तो ओके फिर वी विल रिवाइव। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक्स अ लॉट। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।